अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज आपकी क्लास का ये दूसरा सबक है, ठीक है। और इस सबक का जो उन्वान है, एक बात आप जहन में रखिएगा, माहिरीन नफ्सियात किस तरह मुताला करते हैं, ठीक है। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन सिलेबस जो है वो थोड़ा सा नया डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। तो जो नया डिज़ाइन हुआ है उसमें कुछ चैप्टर को थोड़ा ऊपर नीचे किया है। तो अभी ये किताब के हिसाब से आपके ये दूसरा चैप्टर लग रहा है, लेकिन आपकी किताब में जो शामिल है सिलेबस में वो है चैप्टर नंबर 3, ठीक। और उस चैप्टर नंबर 3 का कंटेंट पिछले सबक के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, ठीक। तो जब तक कि वो पीडीएफ आ ना जाए हम उसे रिलेट करके पढ़ाएंगे कि उसमें जो कंटेंट बताया गया है पढ़ाने को वो पुराने सिलेबस के किस चैप्टर से मिलता जुलता है, ठीक है। तो आपके नए सिलेबस के हिसाब से जो आपका चैप्टर है वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, ठीक। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यानी हम अगर नफ्सियाती तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो उसके क्या तरीके अपनाए जाते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो अब वही चीज़ देखिए, इन्होंने यहाँ भी कहा है कि माहिरीन नफ्सियात किस तरह मुताला करते हैं। अब ये मुताला किसका? नफ्सियाती का है, ठीक। तो चीज़ें वही हो गई। तो आपको कहीं नंबर इधर उधर हो जाए उस पर नहीं जाना है, आपको फोकस रखना है अपने सब्जेक्ट पे और अपने टॉपिक को क्लियर रखना है कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हमने पिछले असबाक में पढ़ा था ये कि नफ्सियात होती क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, क्या हम सीख सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि जाहिर सी बात है किसी एक चीज़ को पहचानने या परखने या तलाश करने का एक ही तरीका नहीं हो सकता, है ना। हम क्लास में अगर 10 स्टूडेंट को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मसले को लेकर 10 की 10 मुख्तलिफ राय सामने आती है कि नहीं। अगर पूछ ले जो है उस्ताद की बताइए हाजिरी लगनी चाहिए कि नहीं, इसी में इख्तलाफ हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहेंगे लगनी चाहिए, बहुत से कहेंगे नहीं लगनी चाहिए सर, है ना। इख्तलाफ तो हर जगह सामने आएगा। और फिर अगर कहिए कि आपके मुताबिक क्यों नहीं लगनी चाहिए तो वो उसकी दलील भी देंगे। अगर कोई कहे लगनी चाहिए उसकी दलील उसके पास होगी। तो मतलब हर एक का हर मसले पे अलग अलग रिव्यू आ सकता है सामने। इसीलिए इससे नहीं घबराना चाहिए कि यार क्या बात है कि जब ये लोग खुद ही उलझे हुए हैं तो हमको क्यों पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। एक ही काम को जब ये खुद मिलकर नहीं सॉल्व कर पाए तो हमको क्यों उलझा रहे हैं इसमें। सब मिल करके कम से कम एक मसला तय कर लेते कि इस तरीके से इसको पहचानते हैं और वो चीज़ हमको पढ़ा देते। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती, लेकिन आपका जहन नहीं खुलता। आपका जहन यहाँ पर खोला जाता है अलग अलग। सबसे पहली बात तो ये कि ज़मानों का फ़र्क है इसमें। एक 16वीं सदी की है, दूसरी 17वीं सदी की, तीसरी 18वीं सदी की। अब अगर सपोज दैट कि 16वीं सदी में कोई बात कोई कह के गया है, आज हम उसको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो क्या आज वो मौजूद है जो हम दोनों मिल करके आपस में डिस्कस कर लें कि हाँ भाई तुम सही हो हम गलत हैं, हम अपना जो है नज़रिया विड्रॉ करते हैं? नहीं है ना। और फिर गौर करना है, तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करके फिर आपका जहन खुद एक नज़रिया बनाएगा, ठीक है। आप डीप पढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से माहिर नफ्सियात की कोई फहरिस्त थोड़ी तमाम हो गई है। आप में से जो चाहे वो माहिर नफ्सियात हो सकता है। आप चाहें तो चीज़ों को इंक्वायरी करने का अपना एक तरीक़ा वज़ा कर सकते हैं। बस आपको लॉजिकल होना है, ऑथेंटिक उसके रीज़न देने, ठीक है। तो जब सबको खंगाल लेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा कि क्या हमें किसी के साथ हो जाना है, उसे प्रमोट करना है, या इन सब से हट के हमें थोड़ा कुछ और नजर आ रहा है। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं फिर इसकी। नफ्सियाती मुताले और तहकीक के मकासिद क्या होते हैं, ठीक। साइंस की तरह माहिर नफ्सियात भी किरदार और तजर्बात के अमल और नौइयत को समझना चाहता है। वो याददाश्त, फिक्र, सीखना, इदराक, ज़हानत वगैरह जैसे मुख्तलिफ नफ्सियाती अमल के बारे में सवालात का जवाब देना चाहता है। ऐसा करने में एक मुहक्किक साइंटिफिक नज़रिया अपनाता है। कौन सा नज़रिया? साइंटिफिक का लफ्ज़ मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे हम और आप क्या करते हैं, किसी भी अपने साथी के बारे में, अपने साथ रहने वाले के बारे में, गांव देहात के अपने साथी के बारे में, बाशिंदे के बारे में, पड़ोसी के बारे में कह देते हैं यार फला बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, यार वो बड़ा चालाक है, यार वो बड़ा ऐसा है वैसा है, ठीक है।
तो क्या बताइए कि हम ये जो कह रहे होते हैं इसके लिए हमने कोई वर्कआउट किया है, कोई मेहनत किया है, कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं इन तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करने के बाद? घरचे हम फैसला सुना रहे होते हैं। तो ये जो हमारा रवैया है ये साइंटिफिक नहीं है। ठीक, अगर माहिर नफ्सियात कह रहा है कि ये बेवकूफ़ शख्स है तो उसके पास वैलिड रीज़न होंगे, वो प्रूफ कर देगा कि हाँ ये बेवकूफ़ क्यों है, और अगर है तो उसको निकलने के लिए हिमाकत से क्या करना होगा। ये होता है साइंटिफिक रीज़न। हर चीज़ के पीछे लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए, और आने वाले वक्त में वो चीज़ गलत न साबित हो जाए। ठीक है, यानी आज आपको अगर उसने बताया है कि आप बेवकूफ़ हैं तो कल आपको बहुत दानिश्वर न बता दे, वरना फिर वो समझिए गलत है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नज़रिया। वो मामलात को इस तरह से देखना चाहते हैं कि जो साइंटिफिक अंदाज लिए हो। साइंस का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्ट करती हैं चीजें हमें उन पर बिलीव करना है और वो सामने आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए साइंस जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेती है बिलीव नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट जो होते हैं वो जो है खुदा के कायल नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बन पाता है ना। और इसीलिए जमीन गर्दिश करती है या सूरज गर्दिश करता है या इनमें से हर कोई हर एक का गर्दिश करता है, इसको मानने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि उनके सामने जब तक कि चीजें आ नहीं जाती हैं वो उसको बिलीव नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते, है ना। तो ये खैर अलग मसला है कि वो कितने उसमें सही हैं गलत हैं या कहाँ से उनको यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन वो फील्ड ऐसी है ना, उनको जो बांध मजबूर किए हुए कि नहीं हम तो उसी पर मानेंगे जो सामने आ चुकी है। ठीक है, तो जब हम किसी के मुतालिक कोई फैसला दें, राय दें, तो इसमें हमारा अकीदा तो नहीं चल सकता ना कि यार मेरा दिमाग कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो। ये भाई ये कौन सी बात हुई, हमने कोई बेवकूफ़ी की बात की हो, हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हो, कुछ हो तो बताओ, वरना हर कोई कहे कि हमें लगता है यार कि तुम बेवकूफ़, तो लड़ाई हो जाएगी फौरन, है ना। चाहे जितने हम ईमान वाले हों, मुत्तकी परहेजगार हों, कोई भी वली हो अगर आपको ऐसा कह दे कि यार तुम बेवकूफ़ हो तो तुम मान लोगे कि हाँ हाँ यार वली साहब ने फरमाया है तो हम हैं बेवकूफ़। या अगर आपको डॉक्टर कहेगा कि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर की बात मानेंगे या किसी पीर की बात मानेंगे? तो यहां अगर आप डॉक्टर की बात मान रहे हैं मतलब साइंटिफिक रीजन के को आप फॉलो कर रहे हैं। वो बताएगा कि हाँ आपके अंदर ये ब्लड की कमी है या ये इन्फेक्शन हो गया है या ये चीजें हैं, तो आपको यकीन आ जाएगा क्योंकि उसके पीछे रीजनिंग है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीजों में हमें बिलीफ के साथ नहीं जाना होता है, हमें फैक्ट के साथ जाना होता है। तो ये जो जब पहचानने की बात आती है, जांचने की बात आती है, तो हम साइंटिफिक तरीका ही अपनाते हैं। इसीलिए नफ्सियात का मुताला साइंस का मुताला है। ठीक है, यहां साइंसी से मुराद मालूमात हासिल करने का वो मरबूत तरीका है जो गैर जानिबदाराना मुशाहिदात पर मबनी हो। इस तरह साइंटिफिक मालूमात हर उस शख्स के लिए जांच के वसीले होते हैं जो अपनी मालूमात की तस्दीक और तफहीम चाहता है। यानी साइंटिफिक मालूमात सबके लिए होती है। ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर अगर आइडेंटिफाई करता है कि डेंगू नाम की एक बीमारी है तो वो कहे कि ये बात हम बताएंगे सिर्फ दिल्ली वालों को, ठीक है, दिल्ली के बाहर वालों को नहीं बताएंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो साइंटिफिक चीज़ें होंगी वो सबके लिए होंगी, यकसा होंगी। जो तहकीक सामने आएगी तभी वो तहकीक होगी, वरना वो साजिश कही जाएगी। समझ रहे हैं? उसकी सेहत के लिए यही ज़रूरी है कि वो वैलिड हो और उसके साथ साथ कांस्टेंट वो चीज़ें सामने आ रही, सही साबित हो रही। कोविड पहले एक अफवाह ही तो समझी गई, है ना। फिर कैसे कैसे जब उसके नतायज सामने आने लगे, चीज़ें होने लगी, तो लगा कि हाँ भाई कुछ तो है, जो भी है ना, यकीन करना पड़ा लोगों को। तो इस तरीके से जब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, किसी भी कोई उसका रीज़न निकल करके आता है, तो कहीं ना कहीं हमको यकीन करना पड़ता है उसके फैक्ट की वजह से। ठीक है, और वो सबके साथ एक जैसी होती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे मुशाहिदात अपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मुनहसिर होते हैं। दर हकीकत हम इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं जो दूसरे कहते हैं और हमारा उमूमी तासुर हमारी अपनी ज़ाती समझ का
हिस्सा हो जाते हैं, जो गलत और सही दोनों हो सकते हैं। हमको किसी की सुनी सुनाई बातों पर लेकिन जाना नहीं होता है। हम जब यहाँ पर साइंटिफिक तरीका सीखने आए हैं तो हमें उन तरीकों को सीखना है, ठीक है। अब एक चीज ये कि साइंटिफिक मुताला मारूजी होता है। मारूजी का मतलब टू द पॉइंट वो बताएगा कि आपको डेंगू है या नहीं है, आपको मलेरिया है या नहीं है। वो ये नहीं बताएगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो समझिए कि टेस्ट आपका बेकार है ना। कभी भी आप किसी चीज का टेस्ट करेंगे तो वो या तो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कुछ है नहीं होता है ना। 1% अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव बताएगा, और अगर बिल्कुल असरात नहीं है तभी वो निगेटिव बताएगा। तो इसी को कहते हैं मारूजी होना, यानी अपने फैसले में बिल्कुल कतई होना, उसमें कोई झाल मेल नहीं है। अगर किसी और आप हकीम के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि यार असरात लग रहे हैं कि मलेरिया हो सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं क्लियर हुआ कि वाकई है मलेरिया। लेकिन अगर आप टेस्ट करा लेंगे, पैथोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो वो बिल्कुल क्लियर बताएगा कि है या नहीं है। तो बिल्कुल वाजे होने को क्या कहते हैं? मारूजियत, ठीक है, या मारूजी होना। तो साइंटिफिक तो होता है, साथ में मारूजी भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, माहिरीन नफ्सियात ने साइंटिफिक तरीकों को अपनाया है और साइंस को मज़कूरा बाला मेयार पर मालूमात हासिल करना चाहा। एक साइंसदान की हैसियत से अपने मारूजी मुताले में उन्होंने दर्जेल मकासिद हासिल करने की कोशिश की है। क्या क्या है? एक है बयान, डिस्क्रिप्शन। किसी ज़ेरे मुताला वाक़े को समझने का पहला मरहला उसका मुनासिब और मरबूत बयान है। ये वाक़े की हद और समत मुतय्यन करता है। किसी के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लेते हैं कि हाँ भाई बताइए क्या हो, है ना। तो ये सबसे बुनियादी कड़ी है, बयान। फिर आ जाता है वजाहत। इसका मतलब है ज़ेरे मुताला वाक़े के अवामिल का बयान। अच्छा भाई खांसी आ रही है, ठीक है, तो बताइए खांसी कब आ रही है, आपने क्या पिया था, क्या लिया था, है ना। डिस्क्रिप्शन, यानी जो वजह है निकल के आई उस पर वजाहत आपसे तलब की जाए, ठीक। दूसरी चीज। तीसरी चीज आ जाती है फिर पेशगोई। फिर वो सामने समझा कि अच्छा ये लग रहा है कि आपको जो है सर्दी जुकाम का असर है। अब अभी वैलिड नहीं हुआ है, अभी उसने सब सिर्फ पेशगोई की है कि ये हो सकता है। आपके बयान और वजाहत के मुताबिक उसने एक जो बात की, इसको क्या कहेंगे? पेशगोई, प्रिडिक्शन। फिर उसके बाद में आ जाता है कंट्रोल, ठीक। कंट्रोल क्या होता है? पेशगोई की सलाहियत मनचाही तब्दीली लाने में मुआविन होती है। मसलन पोलियो की वैक्सीन पोलियो का तदारुक करती है। अब यहां पर जब उसने क्लियर कर दिया चीजें क्या हैं, तो उसके लिए दवाएं तशखीस करेगा, ठीक है। ये दवाएं क्या है? कंट्रोल कर रही हैं उसको, है ना, जब्त मिला रहे हैं। पोलियो के होगा तो उसके लिए वैक्सीन है। अब माहिरीन नफ्सियात वो पोलियो नहीं पिलाएगा आपको, आपके मुताबिक कोई मशवरे देगा, ठीक है, कुछ तजवीज़ बताएगा कि ये कीजिए ये ना कीजिए। इस तरह लोगों की सेहत और ज़िंदगी का मेयार बुलंद करने के लिए योगा व istirahat का इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह एक शख्स अपनी मालूमात का इस्तेमाल मनचाहा नतीजा हासिल करने के लिए कर सकता है, ताहम ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो साइंटिफिक मालूमात के मालिक हों, यानी अच्छी तरीके से मालूम हो जाए कि ये बीमारी आपके अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब बुनियादी और इतलाक़ी तहकीक के बारे में जान लीजिए, ठीक, कि हम यहाँ पर जान ही रहे हैं, तहकीक ही का मसला पूरा चल रहा है कि कैसे पहचाने कि किसके अंदर क्या है। तो तहकीक के बुनियादी मुताले के लिए नफ्सियात ने बुनियादी और इतलाक़ी तहकीक पर ख़ास ध्यान दिया है। बुनियादी और इतलाक़ी तहकीक के बारे में हमें मज़ीद जानना चाहिए। क्या है? कोई भी तहकीक या मुताला किसी एक मसले या सवाल से शुरू होता है जिसको हम हल करना या उसका जवाब देना चाहते हैं, है ना। सवाल ही ना हो तो हमें मालूमात की ज़रूरत क्या है? तो सारी चीज़ों की जड़ जो है वो सवाल होता है। तो सवाल जब बनता है तब हम जवाब उसका तलाश करना शुरू करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ नौ होते हैं। उनका एक आसान और वाज़ेह तरीक़ा उनको बुनियादी और इतलाक़ी ज़ुमरे में तकसीम कर देना है जो मसले सामने आते। बुनियादी तहकीक तफ़हीम की तरक्की, वज़ा उसूल और मश्क उसूल है, और इतलाक़ी तहकीक असल ज़िंदगी के मसाइल के हल से बहस करती है। लेकिन ये बात हमें जान लेना चाहिए कि तहकीक की इन दोनों अक़साम में एक बारीक ख़त्ते फ़ासिल है।
उसूल से इतलाक की तरफ या इतलाक से उसूल की तरफ भी सफ़र हो सकता है। यानी एक उसूली है, एक तहकीकी है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क भी है। इतलाक़ी तहकीक ज़ाती, आपसी सेहत, तंजीमी और माहौलियाती मैदानों में दरपेश मखसूस मसाइल के हल में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ना। कहते हैं इसका इतलाक होना चाहिए, मतलब उस फील्ड में जो नई नई चीज़ें आई हैं आप उनसे काम ले रहे हैं कि नहीं। पहले टाइपराइटर चलता था, है ना, खट खट करते थे वैसे बैठ कर, अब कीबोर्ड आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो क्या आप कीबोर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हुई इतलाक़ी तहकीक। ठीक, पुराने ही पे लगे हैं तो आपका समझिए सिस्टम फेल है, नतीजा गलत हो सकता है ना। तो यही चीज़ें। और बुनियादी तहकीक उसके कंपैरिजन जो है, इसका पूरा जोर उसूली समझ पर है। समझिए पहले मसले को। यहाँ कानून और उसूल के हवाले से चीज़ों को समझा जाता है जो मखसूस हालात और शख्स तक महदूद नहीं होते बल्कि अतराफ को भी समझते हैं। तो यहाँ क्या है, मसले को समझना है, और यहाँ ये है कि उस मसले को हल करने के लिए जो भी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी हो उसका इस्तेमाल करना है। इन दोनों को मिलाने से बनता है इतलाक़ी और बुनियादी तहकीक का मसला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आ जाती है तजर्बाती तरीक़ा, यानी तजर्बे की बुनियाद पे, तजर्बे के ज़रिए से हम नफ्सियाती जो है ग्रहों तक पहुँचें। कैसे? आसान ज़बान में तजर्बा उस मुशाहिदे को कहते हैं जो मखसूस शराइत के साथ किया गया हो, जिस पर कंट्रोल रखा जा सके और बदला जा सके। यानी तजर्बा वही होगा जिसमें हम बजाते खुद क्या हो, शामिल हो। हम बता भी चुके हैं, है ना, मुशाहिदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वो काम कर भी रहे हो, सिर्फ देख रहे हैं तो वो मुशाहिदा है। ठीक, तजर्बाती तरीक़े को दूसरे तरीक़ों पर फ़ौक़ियत हासिल है। जिसका तजर्बा इसीलिए हो जाता है वो इल्म समझिए अजबर हो जाता है ना, क्योंकि ये आम अवामिल को समझने की सलाहियत रखता है। तजर्बा साबिक़ा हालात और उसके नतीजे में नज़ीरी तब्दीली के रिश्तों से वास्ता रखता है। तजर्बाती तरीक़ा माहिरीन नफ्सियात की इन दोनों हालात में रिश्ते के असबाब व असर को मुतय्यन करने में मदद करता है। ये दोनों हालात अमूमन तग़य्युर पज़ीर माने जाते हैं। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक उस्ताद ये जानना चाहता है कि क्या खामोशी से पढ़ने के मुकाबले में बुलंद ख़्वानी दिमाग में महफूज रखा जा सकता है। यानी तेज़ तेज़ पढ़ने से क्या चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं या खामोशी के साथ पढ़ने से। वो उस्ताद इस तरह तजर्बा करेगा। सबसे पहले मफरूज़े की तश्कील, फार्मिंग अ हाइपोथेसिस। किसी मसले के हल के लिए उस्ताद के पास एक मसला या सवाल होता है जिसमें एक चीज़ का असर, बुलंद ख़्वानी का तरीक़ा दूसरे तरीक़े पर जानने की कोशिश की जाती है। यानी उसने बताया, एक पहले फॉर्मेट बनाया कि हाँ हम इस मसले को हल करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जो खाका बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस या मफरूज़ा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है आज़ाद और मशरूत मुतग़य्यरात की निशानदही। कैसे, यानी किन शर्तों के साथ क्या करना है। तजर्बाती तरीक़ों को समझने के लिए मुतग़य्यरात के उसूलों से मानूस होना चाहिए। मुतग़य्यर किसी शय, सामान और ज़ीरूह के काबिल पैमाइश खासा या वतीरा है। कमी के एतबार से उम्र, ज़हानत, जाँच की तादाद, फीस, मजहब, फ़िरका वगैरह काबिल पैमाइश मुतग़य्यरात है। तजर्बा करने वाला दो तरह के मुतग़य्यरात से ख़ास तौर से वाबस्ता होता है। एक हो जाते हैं आज़ाद मुतग़य्यरात यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा मशरूत मुतग़य्यरात यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। मुतग़य्यरात का मतलब क्या होता है, तग़य्युर के माने बदलाव के आते हैं, यानी जो चीज़ आपके काम में बदलाव पैदा कर दे। जैसे सपोज दैट आप अभी खामोशी से क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, अचानक दरवाजे पे भड़बड़ भड़बड़ हो, आप डिस्ट्रैक्ट होकर के उधर देखने लगे, तो ये जो भड़बड़ाहट की आवाज़ आई ये मुतग़य्यर हो गई, बदल दिया ना चीज़ों को। तो ये वही ये बता रहे हैं कि ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट, आज़ादी के साथ अभी कुछ भी हो जाए। एक डिपेंडेंट हो सकते हैं कि हाँ भाई जुड़े हुए हैं, उसी में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, यही है मुतग़य्यरात। तजर्बा करने वाला आज़ाद मुतग़य्यर को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है, जैसे मौजूदा मामले में सीखने का तरीक़ा। नंबर 4, किरदार के मखसूस पहलुओं के असरात को समझने के लिए
4 के असरात जीवी पर देखे जाते हैं। जैसे इस मिसाल में याद रखना, दूसरे लफ्ज़ों में मशरूत मुतग़य्यरात नतीजे में रूनुमा होने वाले मुतग़य्यरात होते हैं जिन पर तअस्सुरात का मुशाहिदा किया जाता है। इन दोनों के अपने अपने इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसका असर किस तरह ज़ाहिर होता है। आज़ाद और मशरूत मुतग़य्यरात का मुताला करते वक्त माहौल में मौजूद मुख्तलिफ अवामिल दोनों के रिश्ते को मुतासिर करते हैं। तजर्बेकार के लिए ज़रूरी होता है कि वो इन मुतग़य्यरात को काबू में रखे। तजर्बा और कंट्रोल यानी चीज़ों की मदद से तजर्बेकार काम करता है। तजर्बाती करदा का ताल्लुक़ आज़ाद मुतग़य्यरात और कंट्रोल ग्रुप आज़ाद मुतग़य्यरात की अदम मौजूदगी में काम करते हैं। ये दोनों गिरोह उमूमन यकसा होते हैं सिवाय आज़ाद मुतग़य्यरात के मामले में, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है शुरका की नमूना बंदी करेगा, यानी अब जिससे वो जानना चाहता है कि खामोशी से पढ़ना बेहतर है या तेज़ तेज़ पढ़ना बेहतर है, इसमें कौन लोग शामिल होंगे जिनसे हमें पूछना है, उनकी भी ज़ुमराबंदी करेगा, है ना, नमूना बंदी होगा। अगला मरहला मुताले के लिए लोगों के इंतखाब, नमूने के तरीक़े इंतखाब के बारे में फ़ैसला होता है, ठीक है, यह अगला मरहला हो गया। अब इसको आप समझ सकते हैं इस तरह की, जो जैसे वोट का मसला होता है ना, हर किसी को तो इख्तियार नहीं, उसके लिए एक शर्त लगा दी है 18 साल या जो भी है ना, तो इसी तरह इसके लिए कौन से बच्चे राय दे सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दर्जा अव्वल दोम के बच्चों को वो इसमें नहीं रखेंगे, है ना, तो वो इंतखाब उन लोगों को मुतय्यन करना, ये सारा काम इस मरहले में होगा। फिर गैर मुताल्लिक़ खारजी मुतग़य्यरात का कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रानस वेरिएबल्स। इसके भी इम्कानात हैं कि दूसरे मुतग़य्यरात जैसे उम्र, जिन्स वगैरह भी याददाश्त को मुतासिर कर रहे हों। तो अब इसमें ये देखेंगे कि हाँ भाई, जो 40 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया है, वो अब पढ़ रहा है अगर बीए में, तो जाहिर सी बात है वो अगर कहेगा कि हम खामोशी से पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, चिल्ला के पढ़ेंगे तभी याद होगा, तो उसकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो ये जो ये हैं, क्या कहते हैं, खारजी मुतग़य्यरात हैं, इनको कंट्रोल करना होगा कि नहीं भाई, आप मतलब ठीक है, आपकी राय समझी जाएगी, लेकिन अभी आप अलग बैठिए, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगी, जो इररिलेवेंट हो रही हो, कहीं कहीं एक्सेप्शन, उनको भी कंट्रोल करेगा, तभी वो सही राय निकल के सामने आएगी। इन तमाम मुतग़य्यरात को कंट्रोल करना होगा। ऐसा करने के लिए एक तजर्बेकार मसावी ज़हानत, उम्र और जिन्स के लोगों का इंतखाब करे, यानी तकरीबन एक जैसी उम्र के लोग हों, ठीक है, और एक ही जैसी ज़हानत हो, एक जैसा कह सकते हैं उनका मेयार हो, उनको मुंतखब करके फिर उनसे राय लेगा, है ना। तभी तो हमने आपको बताया था कि जब हमें किसी चीज़ को नापना होता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कितनी मिक़दार में पाई जाती है, तो 3 पैमाने बनाते हैं, एक सबसे ज़्यादा, एक मुतवस्सित और एक सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा तादाद हम पाते हैं जो मुतवस्सित होती है उन लोगों की, है ना। तो इसी तरीके से मुतवस्सित लोगों को लेंगे आप, और उनसे जब फैसला लेंगे तो इन दोनों को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब ये तजर्बाकार जो है, इसके लिए तकनीक मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकता है। कुछ तकनीक समझिए मुमासिल, मैचिंग की, हाँ भाई फला फला मिल रहे हैं तो इनके मुताबिक ये राय सही है। इखराज, फला फला इसमें सूट नहीं कर रहे हैं, इनको निकाल दीजिए। शराइत की सवात, कुछ को रख रहे हैं लेकिन हाँ इन शर्तों के साथ, ठीक है, ये शराइत की हो गए। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब फिर आता है तजर्बे की मंसूबा बंदी का मामला, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। यहाँ हमने आपसे मशवरा ले लिया, राय ले लिया, अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक। तजर्बा करने वाला कुछ तलबा का इंतखाब करके उन्हें 2 गिरोहों में बांट देगा और दोनों को इस मामले में नज़्म याद करने को कहेगा कि तुम तेज़ी से याद करो, तुम खामोशी से याद करो। अभी हमें पता चल जाएगा कि कौन कितने बेहतर तरीके से याद कर सकता है। एक गिरोह को धीमी आवाज़ में, दूसरे को तेज़ में। इस गिरोह को कंट्रोल ग्रुप का नाम भी दे दिया जा सकता है ना। और फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं दोनों ग्रुप से लोगों को जमा किया गया, सुना गया, तो तजर्बा करने वाला समझ जाएगा कि ज़्यादा याद करने वाले खामोश ग्रुप के लोग थे या फिर बाआवाज़े बुलंद वाले, ठीक है। फिर यहाँ मफरूज़े की तस्दीक हो जाएगी कि जो हमने मसला उठाया था उसमें कौन सा सही है या कौन गलत है। अगर तजर्बा करने वाले को दोनों गिरोहों में याद रखने की सलाहियत में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है तो वो ये नतीजा अख्ज़ कर सकता है कि बुलंद ख़्वानी नज़्म याद रखने का बेहतर तरीक़ा है या नहीं है। या इसी तरह
खामोशी वाला अगर उससे ज़्यादा रिजल्ट बेहतर मिलेगा तो वो कहेगा कि भाई खामोशी के साथ मुताले कीजिए, लाइब्रेरी में साइलेंस होना चाहिए, मुताले का जो रूम हो बिल्कुल खामोशी के साथ, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद होती हैं। तो ये फैसले इस तरीके से देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों तक वो पहुँच रहा है। यही तरीका है साइंटिफिक। तो ये तो तजर्बाती हो गया। अब गैर तजर्बाती तरीके भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो भी चीज़ें होंगी इन्वॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, दूर दूर से चीज़ों को जांचा जाएगा। तो गैर तजर्बाती तरीके में सबसे पहला तो आपका मुशाहिदा आ जाता है, ठीक, किसी चीज़ों के बारे में सिर्फ देखना, उन चीज़ों के बारे में शरीक ना हो, यह ऑब्जर्वेशन का मामला हो जाएगा। तमाम उलूम का बुनियादी नुक्ता दरअसल यही है, ठीक है, क्योंकि हर इल्म का हम तजर्बा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसे सीखते हैं। ये वाक़यात का रूनुमा होते वक्त ही फिलबदीह मुताला है, लेकिन सिर्फ मुशाहिदा काफ़ी नहीं है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या मुशाहिदा करना चाहते हैं, वरना बहुत से आदाद व शुमार ज़ाय हो सकते हैं, है ना। आप क्रिकेट देखने गए हैं, आपको वहाँ बैठे हैं ग्राउंड में, स्कोर ही नहीं मालूम है कि कौन कितना बना रहा है, तो आप क्या करने गए हैं? आप इसका मतलब क्राउड देखने गए हैं, भीड़ देखने गए हैं, तो मुशाहिदा कर रहे हैं, तब आपका मुशाहिदा वो नहीं हुआ। एक तरीके से मुशाहिदा तभी आप कह सकते हैं आपका हुआ कि जो मकसद है उसमें आपका फोकस बना रहे। हम नफ्सियाती मुताले में तबीई और कंट्रोल्ड मुशाहिदात का इस्तेमाल करते हैं। मुशाहिदे का एक दूसरा तरीका ये है जिसे शिरकती मुशाहिदा यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और जिसे मुशाहिद खुद ग्रुप का हिस्सा बनकर मुशाहिदा करता है, जिसे मैंने क्रिकेट देखने वालों की मिसाल दी है ना। फिर मुशाहिदा बातिन आ जाता है। इसमें क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर की चीज़ों को एनालाइज करना। सपोज दैट आप कभी बहुत परेशान हुए, गए मार्केट से और वहाँ पर खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाई और जो है चाय वाय पी, और उसके बाद में आ गए रूम पे बैठे हैं, अब आपको थोड़ा इफाका लग रहा है, तो आप सोच में पड़ गए कि क्या वजह है कि यार हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा हुई थी और फिर हम बाज़ार गए तो ठीक हो गई, ये खाया तो ठीक हो गई, वजह क्या थी? अपने बारे में अब आप तहकीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन का मामला हो गया, ये मुशाहिदे बातिन है, ठीक है। अपने अंदर को आप जांच रहे हैं, देख रहे हैं, अपने अंदरून का मुताला। नफ्सियात का ये सबसे कदीम तरीका है। खुशी और गम और थकावट वगैरह के एहसासात को समझने का ये एक बहुत अहम तरीका है ना। ये हम देखिए, होता है या इंसान थकता है, कुछ करता है तो अक्सर आता है दूसरे से कहता है यार बहुत थक गए, लेकिन हल नहीं मिलता है। वो 2 लम्हे के लिए बोल सकता है। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए कि यार क्या वजह है कि मैं इस वक्त बहुत थकान महसूस करता हूँ, या जब ऐसा होता है तो मैं बहुत थका सका रहता हूँ, अक्सर मेरी रूटीन में ऐसा आ जाता है। तब अगर आपको जो जवाब मिलेगा और आप गौर करके जहाँ तक पहुँचेंगे, वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। हो सकता है कि कहीं आपके निज़ाम में गड़बड़ी हो रही हो, ठीक है, कहीं ऐसा हो रहा हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी हर शख्स के साथ होता होगा कि कभी कभी आपका ही रूटीन आपको परेशान करने लगता है ना। तो उस वक्त भाई आप किससे पूछेंगे? आपका कोई और थोड़ी ना शेड्यूल बना करके देगा कि आप इस वक्त उठिए, इस वक्त खाइए, ये खाइए, ये पीजिए, कोई नहीं बना के देगा ना। आप अपना निज़ाम खुद बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वही निज़ाम में ही आप परेशान रहते हैं। तो फिर गौर कीजिए, तब जो नतीजा निकलेगा वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन, किसी और से भी के मशवरे से भी ज़्यादा बेस्ट, ठीक। तो ये हो जाता है मुशाहिदे बातिन। फिर उसके बाद में एक मरहला आता है सर्वे का। बहुत सारी चीज़ों का आपने सुना होगा कि सर्वे हो रहा है। जैसे नहर पास होनी है तो उसका क्या होता है? सर्वे होता है। सड़क निकलनी है तो सर्वे होगा। सर्वे में क्या होता है? एक रफली डिज़ाइन तैयार करके दिया जाता है कि हाँ अगर यहाँ से ऐसे ऐसे किया गया तो कितने घर पड़ेंगे, कितनी बस्ती तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, दरख्त कितने काटने पड़ेंगे, सारी चीज़ें। तो उसमें जो बेस्ट निकल करके आता है फिर उसके हिसाब से जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है चीज़ों को। तो ये सर्वे भी जो है ये डायरेक्ट तजर्बे का हिस्सा नहीं है, ठीक है, गैर तजर्बाती तहकीक है। शराब नोशी, मखसूस रुझान का आम होना, नाकाम शादियों के असबाब, इन सब के मुताल्लिक अब सर्वे हो रहे हैं, है ना। क्या वजह है कि फला जगह नशे का बहुत जो है जोर बढ़ रहा है, इलाके होता है ना। तो अब जाहिर सी बात है हम वहाँ जा करके रहेंगे नहीं कि कुछ दिन हम भी थोड़ा नशा कर लें फिर उनसे बात करें, ऐसा नहीं होगा। हम उन चीज़ों के बारे में सर्वे करेंगे, यार क्या वजह है कि यहाँ पर नशे की
बड़ी तादाद में जो है लोग नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इजाफा हो रहा है नशे करने वालों की। तो इस तरीके के अलग अलग मसले हो सकते हैं, हर मसले को लेकर सर्वे किया जा सकता है, ठीक। और फिर उसके बाद में आप उनसे चीज़ें मालूम कर सकते हैं, इंटरव्यू की शक्ल में, कुछ सवाल की शक्ल में, कुछ अपने ऑब्जर्वेशन की शक्ल में। एक होता है अहवाले मामला, केस हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर उससे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी जो कुछ है वो तफसील से उसकी मालूमात आपको दे दी गई। केस हिस्ट्री अब वो बिल्कुल मरबूत शक्ल में नहीं होती है। इसी तरह आपने वो पढ़ा होगा ना, जो चार्जशीट का मामला होता है कि पुलिस ने चार्जशीट नहीं दाखिल किया है ना। बहुत सारे लोगों का होता है कि गिरफ्तार तो कर लिया है, ठीक है, केस भी चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी जो है अदालत में चार्जशीट फाइल नहीं की है। चार्जशीट फाइल करने का मतलब होता है कि उसके मुतालिक केस की पूरी स्टडी कर ली है इन्होंने और उस चैन को तैयार करके अब अदालत को देना है कि इस वजह से मैंने गिरफ्तार किया है, ठीक। तो अक्सर देखिए ऐसा होता है कि पुलिस उठा तो लेती है लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फर्जी चीज़ें होती हैं, गढ़ने की कोशिश की गई, नहीं गढ़ पाई, तो वहाँ पर उनका फेलियर सामने आ जाता है। और जो चार्जशीट दी जाती है फिर उसको प्रूव करना होता है, उसके हिसाब से फिर केस भी बनेगा। सामने वाला जो है वकील भी उसको लेगा, पढ़ेगा, फिर बताएगा आपने ये कहाँ से जोड़ा है, क्या चीज़ें। तो जो जिस तरीके से वहाँ चीज़ें जुड़ती हैं ना, चार्जशीट जिसे हम कहते हैं, वो इसी तरह इसको समझिए केस हिस्ट्री। इसमें अलग अलग उलझी हुई चीज़ें हैं। सपोज दैट आपको बहुत ज़्यादा जो है लूज मोशन की शिकायत हो गई। अब ऐसी शिकायत है जो ख़त्म नहीं हो रही, दवा नॉर्मली जो डॉक्टर देता है वो इस्तेमाल कर चुका है, तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा आपने कब क्या खाया था, पानी कहाँ का पीते हैं, रहते कहाँ हैं, निकलते किस मौसम में हैं, आसपास कौन लोग रहते हैं, इतनी चीज़ें पूछेगा, फिर वो एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है आपके लूज मोशन से, लेकिन वो केस स्टडी करके जानना चाहता है कि इसकी वजूहात बुनियादी क्या है, ठीक है। तो यह है केस स्टडी, यानी किसी भी वाक़े के मुताल्लिक मुख्तलिफ हवालों से तमाम चीज़ों को जानना, पहचानना। फिर उसके बाद आ जाता है रब्ती तहकीक, यानी जिसका डायरेक्ट उससे कांटेक्ट हो, ठीक है, को रिलेशनल रिसर्च, ठीक, कहीं ना कहीं उससे जिसका रिश्ता बन रहा हो। इसका इस्तेमाल दो तरह के अवामिल या मुतग़य्यरात में रिश्ता ढूंढने के लिए किया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल हम ज़हानत और दानिशवराना कामयाबियों, मजहबियत और रूहानियत, ज़बान की महारत और इम्तिहान की कारकर्दगी वगैरह के माबैन रिश्तों की जानकारी के लिए कर सकते हैं। इस रिश्ते की विसातत को शरह रब्त यानी को रिलेशन कोएफिशिएंट के ज़रिए पेश किया जा सकता है। इसकी हद 1 से ज़ायद हो सकती है, 1+ ठीक है। मुस्बत रब्त से ये इशारा मिलता है कि जिस तरह एक मुतग़य्यर की कदर में इजाफा होता है उसी तरह दूसरे की भी कदर बढ़ती है। यानी आपके अंदर दो खूबियों को इन्होंने फाइंड आउट किया, ठीक है, कि या वो अपोजिट भी हो सकती हैं कि ये शख्स जो है काम बहुत करता है जब भूखा होता है। अब अगर भूख से आपके काम का कोई रिश्ता जुड़ गया तो ये हो गया क्या, रब्ती तहकीक ढूंढा। पता चला कि यार ये शख्स जब पेट भर जाता है इसका तो ये काम करना बंद कर देता है, सोने का मन करता है इसका, है ना। अगर इसको थोड़ा भूखा रखा जाए, खाना थोड़ा रोक करके दिया जाए तो काम की रफ्तार इसकी बढ़ जाती है, तो अब इसके मुताबिक वो डील करना शुरू करेगा। तो ये तहकीक जो निकल करके आई ये रब्ती तहकीक, यानी एक का दूसरे से जोड़ होना, ठीक, इसको कहते हैं रब्ती तहकीक। नफ्सियाती आलात, आलात के बारे में गुफ्तगू हो चुकी है पिछले क्लासेस में भी कि हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं नफ्सियात को पहचानने के, ठीक है। तो यहाँ पर टूल्स जो होते हैं बुनियादी तौर पर वो टेस्ट की शक्ल में होते हैं, है ना, और वो टेस्ट अलग अलग चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरह डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहला और बुनियादी इसमें जो मुख्तलिफ बुनियादी आलात हैं उनमें एक तो आ जाता है आपका सवालनामे और इंटरव्यू का निज़ाम, है ना। किसी भी शख्स को किसी मखसूस मौजू पर बिठा करके उससे बराह रास्त गुफ्तगू करना, सवाल करना, है ना, एक पहला टूल है नफ्सियाती चीज़ें निकालने का। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि इंटरव्यू वो नहीं है कि जैसे 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है,
और एक दूसरे से एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो इंटरव्यू नहीं हो गया, वो हो जाएगा आपका डिबेट या डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, जीडी। लेकिन अगर एक शख्स पूछने वाला है और दूसरे को सिर्फ जवाबदेह होना, ये नहीं कि वो भी कभी आपसे पूछे कभी आप उससे पूछे, नहीं, तब भी नहीं हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब एक मौजू मुतय्यन है कि हमें इस टॉपिक पर बात करनी है और एक शख्स है जो सवाल करेगा, आपको सिर्फ जवाब देना है, तो ये हुआ इंटरव्यू। इसलिए अब आप वीडियो में अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं, जैसे पॉडकास्ट आ गया और सबको 2 ही लोग बैठे हैं सबको, तो वो इंटरव्यू ही नहीं हो गए सब, है ना। तो जो आपके इंफॉर्मेशन की चीज मिलेगी जहां से, उसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है, वो असल इंटरव्यू है। फिर दूसरा आ जाता है पैमाइशी नफ्सियाती टेस्ट, जिसके अलग अलग नाम है, अलग अलग डिजाइन है, ठीक है, अलग अलग वक्तों पर इस्तेमाल होते हैं, DATB और TABT वगैरह जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अच्छा हाँ, टेस्ट की जब बात आती है तो ये देखो हर जगह रिपीट कर देते हैं कि उसके लिए जो शराइत हैं, सबसे पहली चीज ये है रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एतबार होना चाहिए। जो टेस्ट आप अपना रहे हैं ये ना हो कि हमारे ऊपर तो लागू होता है लेकिन हमारे भाई पे लागू नहीं होता है, ठीक है, आज लागू होता है कल लागू नहीं होता है, इससे उसका रिलायबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह सेहत, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, आज और कल की जो मैंने मिसाल दी उसका ताल्लुक सेहत से, वैलिड है ना। इसीलिए हम जब दवाएं देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं जो ना, वो उसकी वैलिडिटी देखते हैं कि कितनी है। तो हर दवा की, इसी तरह हर कामकाज की, हर टेस्ट की भी वैलिडिटी होती है कि ये आज अगर सही है तो कल भी सही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हमको ईमानदार बताए कल भी ईमान बताने लगे, तो टेस्ट गलत है, वैलिडिटी सही नहीं है। फिर उसके बाद में मेयार होना चाहिए उसका, ये ना हो कि गांव के 2-4 लोग बैठ करके जिनका कोई तजुर्बा नहीं था, जिनका कोई मुताला नहीं था, इसको डिज़ाइन कर दिए, नहीं, बड़े बड़े माहिरीन के नाम उसके साथ जुड़े होने चाहिए, उसका एक मेयार होना चाहिए कि हाँ भाई फलां साहब ने ये सजेस्ट किया है, जिनका साइकोलॉजी में ये नाम है, ये काम है, ठीक है। हर कोई डिज़ाइन कर दे वो टेस्ट नहीं। और फिर उसके बाद में उसकी मेयारबंदी यानी उसका एक स्टैंडर्ड भी तय करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कैसे तय होगा, उससे जो नतायज निकल करके सामने आएंगे वो तय करेंगे कि वो कितना बेहतर है ना। जैसे कोविड को जांचने का पहले देखिए कि कोई तरीका नहीं निकल के आ रहा था, कैसे जांचे, है ना। फिर धीरे धीरे पता चला कि कैसे हम जांच सकते हैं, तो देखिए लुआब के जरिए से जांचा गया, नाक में जो है सलाई के डाल करके, है ना, अलग अलग तरीके से, थूक के जरिए, वरना क्यों वजह इसको ब्लड के जरिए से क्यों नहीं जांचा गया। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये टेस्ट हमें किस सैंपल को लेने से बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकता है, ठीक, ये उसका स्टैंडर्ड तय करता है। तो ये बुनियादी चीजें इन टेस्ट के साथ बहुत जरूरी होती हैं। फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है मंसूबा जाती टेस्ट, यानी किसी खास मंसूबे के तहत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट करना। इसमें बहुत से अमल शामिल हैं जो कि गैर हयाती और गैर वाज़ेह होते हैं। इन कामों की बुनियाद पर किसी शख्स की कारकर्दगी किसी बिला वास्ता अंदाज से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कारकर्दगी को ज़ेर गौर नफ्सियाती खसाइस का मंसूबा जाती समझा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये टेस्ट नफ्सियाती अज्जा का बिलवास्ता तज्जिया फराहम करते हैं। यानी पिकासो की पेंटिंग दे दी गई आपको, अब भाई पेंटिंग का हम सीधा साधा कबूतर पहचान लेते हैं, मोर पहचान लेते हैं, कहते हैं क्या खूबसूरत पेंटिंग है। अब का पेंटिंग ऐसी भी होती है कि पूरी पूरी कहानियां होती हैं पेंटिंग में, आप डिस्क्राइब करते चले जाएं, बयान खत्म नहीं होगा। तो अब आपका अगर कोई वास्ता ही नहीं है और ऐसी पेंटिंग दे दी गई कि चलिए जो आपको पसंद आया टिक कर दीजिए, तो उसमें कुछ आपको लगा और आपने टिक कर दिया, आपको लगा कि अरे यार क्या इससे इनको पता चलेगा हमने क्यों टिक किया है। लेकिन जो माहिर नफ्सियात है वो बता देगा कि आपको 4 में से यही तस्वीर क्यों पसंद आई, वो आपकी पूरी कहानी बता देगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें वाज़े नहीं, गैर वाज़ेह चीजों के जरिए से आपकी असल तक पहुंचा जाता है। फिर उसके बाद में आता है एक मुरी, ठीक है। मंसूबा जाती टेस्ट में रूवर्स चेकिंग ब्लॉक टेस्ट ये नाम है, ठीक है। और मुरी यानी थीमेटिक एप्रिएशन टेस्ट बहुत अहम है, ये 2 नाम याद रखिएगा।
पहले टेस्ट में एक शख्स को स्याही के कुछ नुक्ते दिखाए जाते हैं और उससे उन लफ्जों की पहचान के लिए कहा जाता है, या उन लफ्जों से किन चीजों की शबीह बन रही है उसको पहचानने के लिए कहा जाता है ना। उस शख्स से हासिल करदा रद्द अमल की मदद से उसकी शख्सियत को पहचानने की कोशिश की जाती है। क्लिनिकी इदारों में ये टेस्ट आम है, जबकि दूसरा टेस्ट TAT तस्वीरों का मजमुआ होता है और किसी शख्स से उन तस्वीरों के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। जो मैंने बताया, लिखने के बारे में भी कह सकते हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टेस्ट का नाम आप याद रखेंगे। फिर आता है नफ्सियाती मुताले में अखलाकियाती गौर व फिक्र। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल हमें हर लिहाज से रखना ज़रूरी होता है, कुछ अखलाक की बातें। तो यहाँ भी जब आप नफ्सियाती मुताला करें तो कुछ अखलाकियात आपकी भी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना आपके ऊपर क्लेम हो सकता है। आप हर किसी का जो है एनालाइज करने बैठ जाएंगे अगर, तो वो आपको जो है केस कर देगा आपके खिलाफ। तो क्या ज़रूरी होना चाहिए आपको, अगर आप माहिर नफ्सियात हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ वाज़ेह मंजूरी होनी चाहिए। क्या वो शख्स वाकई चाहता है कि आप उसके बारे में कुछ बताएं? वाज़ेह मंजूरी। दूसरी चीज़ एतमादियत, कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं इन चीज़ों को लेकर के। तीसरी चीज़ वजाहत नौ। पहले तो बात जो बताया वो बताया, लेकिन अब जब आपके पास आया है तो वहां पर कोई जोड़ तोड़ और फरेब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वजाहत नौ होनी चाहिए। फिर हक़ अलाहिदगी, ये भी हासिल है। किसी मोमेंट पे उसको लगा कि यार हम नहीं जानना चाहते हैं, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप जाइए अपने रास्ते। ये नहीं कि नहीं अब आ गए हो तो अब हम बता ही के रहेंगे कि तुम क्या हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो जिस मोमेंट पे भी चाहे वो वहां से विड्रॉ कर सकता है। राइट टू विड्रॉ ये भी हासिल है। जिम्मेदारी, हाँ, रिस्पॉन्सिबल आप हो जाएंगे। फिर मुताले के दौरान शुरका को किसी भी किस्म की परेशानी की जिम्मेदारी मुहक्कक पर होती है। आप पता चला ऐसे ऐसे सवाल पूछने को, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए आपको ख्याल होना चाहिए कि हमको बात भी कैसे अंदाज से करनी है, उसका मसला और गंभीर ना होने पाए, ये आपको सलीका होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अखलाकी तनाजुर में आप देखें तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आदाद व शुमार की भी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आदाद व शुमार की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कौन सी चीज़ें कम ज़्यादा थोड़ा न्यूमेरिकल भी हो जाती हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत मैथ जो है मैं कहता हूँ हर किसी को पढ़ लेनी चाहिए, है ना। बहुत हाई लेवल की तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ेंगी ज़रूरत। शुमारियात रियाजी की एक शाख है। इसका ताल्लुक आदाद व शुमार जमा करने, दर्जाबंदी करने, वजाहत करने और तर्जुमानी करने से है। नफ्सियात में शुमारियात का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा होगा IQ का, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। टफ एक सॉल्यूशन था, लेकिन था। इसी तरह जब आप जितने ही बड़े मसले को लेके जाएंगे तो उतनी ही चीज़ें आएंगी। तो इसमें किरदार बयान करने, किरदार की पेशगोई करने या किरदार के बयान के लिए वजाहती शुमारियात का इस्तेमाल होता है। और किरदार की वजाहत के लिए इस्तिंबाती शुमारियात यानी इनफरेंशियल का इस्तेमाल होता है। ये सब इस्तिलाहें हैं, ठीक है। इसमें एक वजाहती शुमारियात होती है जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, यानी वो आदाद व शुमार जो अक्सर मुतगय्यर की वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहाँ पर पूरा पूरा आपको बयान नहीं लिखना है, नंबर्स लिख देने हैं। जो नंबर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये किस चीज़ के लिए लिखा गया है। मरकज़ी रुझान, औसत, वस्तानिया, अक्सरिया की फरमाइश, मुतगय्यरात की पैमाइश और रब्त अहम वजाहती शुमारियात है। फिर इस्तिंबाती शुमारियात आ जाती है। ये सब समझिए नंबर्स के अलग अलग नाम हैं। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, इस्तिंबाती शुमारियात का इस्तेमाल उन तजर्बात और तहकीकात में होता है जिसमें एक नमूने की बुनियाद पर लोगों के बारे में उमूमियत पेश की जाती है। यानी एक नमूना, एक सैंपल सामने है, उसके मुताबिक मिलती जुलती चीज़ें अगर आई दूसरे पेशेंट के अंदर तो हम उस नंबर का इस्तेमाल कर देते हैं, उस शुमार का। क्लियर हो जाता है कि ये उनसे मिलती जुलती चीज़ें। शुमारियात का अमल देख लिए क्या क्या होता है, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। इसके बहुत से मकासिद हैं, इनमें से कुछ दर्ज झेल हैं। आदाद व शुमार और मालूमात को मुख्तसर और जामे अंदाज में पेश किया जा सकता है। पूरा पूरा बयान लिखने का आपके पास वक्त कहाँ है ना, हर पेशेंट पे। हासिल करदा नताइज ज़्यादा सही और मारूजी होते हैं। पता चला आपने 2 लाइन लिखा
उससे सामने वाले ने या दवा देने वाले पढ़ के कुछ और समझा, आपने कुछ और लिखा था, तो अलग अलग चीजें हो गई ना, नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने नंबर लिख दिया कि 2, तो 2 को तो 2 ही वो पढ़ेगा ना, उसी के मुताबिक इलाज देगा, तो कन्फ्यूजन की जो है इम्कान कम रहते हैं। आदादो शुमार का तज्जिया ज़्यादा साइंटिफिक होता है, आम खुलासे तक रसाई मुमकिन है, तकाबुली मुताला मुमकिन है, 2 या 2 से ज़ायद मुतग़य्यरात के माबैन रिश्तों की जांच हो सकती है, ठीक है, किरदार के बारे में पेशगोई मुमकिन है। चंद बुनियादी शुमारियाती तसव्वुरात। जब काफ़ी आदाद व शुमार इकट्ठा होते हैं तो ये तकसीफ़ी अंदाज यानी कॉन्डेंसेंट फॉर्म में पेश किए जाते हैं और उसको मज़ीद बामानी और काबिल फ़हम बनाने के लिए तकरारी तौज़ीई गोशवारा यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ज़रिए पेश किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर में बाइनरी का सिस्टम आपने पढ़ रखा है ना, बाइनरी नंबर कैसे कंप्यूटर जो है 0 और 1 को सिर्फ समझता है, सिर्फ 0 और 1 को, ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है, 8 क्या होता है, 7 क्या होता है, अलिफ क्या होता है, बा क्या होता है। लेकिन इसी को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो सिंबल अलग अलग देता रहता है, ठीक है। यानी सपोज दैट कहीं 0 1 है, इससे उसने मुराद ले लिया अलिफ। अब बा अगर बनाना है तो उसके लिए 0 0 1 हमने करके सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर दिया कि जब हम ये लिखेंगे तो बा बन जाएगा, ठीक। ये कहीं कहीं सिर्फ 1 1 1 कर दिए, इससे ता बन जाएगा, वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें। तो इसी तरीके से जब ये आपके टेस्ट होते हैं तो इनको भी मिला करके एक साथ कभी कभी जज किया जाता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पूरा एक टेबल होता है, चार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रियाजी का बहुत इस्तेमाल होता है, जो आपको अभी नहीं, लेकिन जब वाकई जब इस फील्ड में दाखिल होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है सीखने की, ठीक है। तौज़ीई तकरारी ये सब इस्तिलाह है। मान लीजिए एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है, मान लीजिए आपने 25 तलबा की जमात का टेस्ट लिया और मुंदरजा झेल नंबर हासिल किए। अब इन नंबर किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 7 अलग अलग। अब इन नंबर का आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपको मालूम होना चाहिए कि कितने आए। पता चला 6 से ज़्यादातर तलबा 6 से 8 के दरमियान है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने एवरेज की बात की थी, एक नंबर के लिए टैली का निशान 1 इस्तेमाल किया जाता है और 5 नंबर के लिए मुख्तलिफ टैली का इस्तेमाल होता है। 5वां टैली का निशान पहले 4 टैली को एक तिरछी लाइन से काटता है, ऐसे सीक्वेंस बना दिया। इन मजमुओं की मदद से हम बहुत सी चीज़ों को शुमार कर सकते हैं। अब जैसे ये बना दिया इन्होंने, साइकोलॉजी की इस्तिलाह में तरीक़े वज़ा कर दिए हैं, किससे कैसे काटना है, इसके मुताबिक चीज़ें डील कर लेते हैं। तो ये डिफाइन होती हैं चीज़ें, अलग अलग ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, तय करेंगे, तब चार्ट बनाएंगे उसके मुताबिक, ठीक है। ये पैमाइश स्कोर के तौज़ी के मैलान या रुझान की तस्वीर कशी करते हैं, हमें उनको जानना चाहिए, ठीक है। जो रुझान आते हैं, एक आता है औसत का, मीन। ये मरकजी रुझान की पैमाइश का सबसे अहम और मशहूर तरीका है, ठीक है। इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। नफ्सियाती तहकीक के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि ये दूसरे शुमारियात जैसे मेयारी इन्हिराफ, रब्त के एहतसाब की बुनियाद फराहम करते हैं और मुतगय्यर पैमाइश की खुसूसियात का खुलासा बयान करते हैं। अब इसमें देखिए इन्होंने पूरे नंबर्स को समझाया है कि किस तरीके से हम जैसे जोड़ते हैं, जैसे 10 + 20 + 20 + 20 करते करते टोटल इतने बताया। अब एवरेज हमें निकालना है, फिर नंबर हमने जोड़ लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हमने भाग दे दिया 7 से, एवरेज क्या निकल करके आ गया 22.86, है ना। इस तरीके से चीज़ें आप डिज़ाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है वस्तानिया, मीडियन। वस्तानिया वो कदर है जो स्कोर के एक गिरोह को 2 बराबर हिस्सों में बांटती, एक गिरोह को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक गिरोह तमाम बड़े कदरों पर मबनी होता है और दूसरा औसत से कम कदरों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। यहाँ भी एक फार्मूला इन्होंने अपनाया। फिर उसके बाद अक्सरिया मूड आ जाता है। ये वो स्कोर है जो मज़कूरा स्कोर में सबसे ज़्यादा बार आया हो। लफ्ज़ मूड फ्रांसीसी ज़बान से लिया गया है, जिसके माने फैशन के हैं, इसलिए मूड यानी अक्सरिया सबसे ज़्यादा मशहूर और आम स्कोर है। मज़कूरा स्कोर में 20 मूड अक्सरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर 20 नंबर्स में है, ठीक। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरह इनका हिसाब करना सबसे आसान है। तिजारत में अक्सर अक्सरिया का इस्तेमाल मौसम की पेशीनगोई और फैशन वगैरह में बहुत होता है। डी आ जाता है रब्त यानी कोरिलेशन।
दो तरह के मुख्तलिफ मुतगय्यरात किस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं को आदादो शुमार में दिखाने के तरीके को रब्त कहते हैं। बहुत सी मिसालों में दो मुतगय्यरात एक समत या मुखालिफ समत में घटते बढ़ते रहते हैं। जब उनके माबैन किसी तरह के रिश्ते का इल्म होता है तो उसको रब्त के नाम से पुकारा जाता है। और जब एक मुतगय्यर का स्कोर एक ही समत में दूसरे की तरह या मुखालिफ समत में बदलता है तो ये कहा जाता है कि उनके दरमियान कोई रब्त या रिश्ता बाकी है या है। माहिरीन नफ्सियात दो मुतगय्यरात के दरमियान रिश्ते को बनाने के लिए जिन स्कोर का सहारा लेते हैं उन्हें रब्त की शरह यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये एक गोशवारा होता है जो रिश्ते की कमियत और कैफियत बयान करता है। मुतगय्यरात के माबैन तीन मुमकिना रिश्ते होते हैं, मुस्बत, मनफी और सिफर। यानी एक है जो तकवियत देता है, एक है जो उसको निगलेक्ट कर रहा है और एक की कोई रिश्ता ही नहीं, जीरो है सर उसका। मुतगय्यरात के दरमियान रिश्तों की जसामत 1.00 माइनस से 1.00 प्लस तक रहती है। रब्त की शरह को दरअसल तरीके से समझा जा सकता है। इन्होंने जो कांटेक्ट होता है, रिलेशनशिप होता है, उसका शरह से मुआजना किया है। ठीक है, 0 से 20 तक है अगर तो ये मामूली है, 21 प्लस से 40 तक कम है, 40 प्लस से 60 तक के औसत है, 61 से 80 हो जाए तो ये ज्यादा होने लगा, फिर 81 से 99 प्लस आ जाए तो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, और अगर 1 प्लस हो जाए तो सबसे बेहतर और जामे है। ठीक है, मुस्बत रब्त की ये एक हद है। मनफी रब्त भी इसी तरह होता है, जिसका मतलब है कि किसी मुतगय्यर का स्कोर दूसरे के साथ मुखालिफ समत में बदलता रहता है। एक अगर आपको हर्डल्स आ रहा है उसके मुताबिक नतीजा बदल रहा है तो ऐसा भी मुमकिन है, वही इन्होंने रब्त बताया कि जिस तरीके से दखलंदाजी होगी मुतगय्यर की उसी के मुताबिक नतीजा बदलेगा। अब देखिए शुमारियात की जो बात की थी इन्होंने, उसी में एक आ जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, जिसको कहते हैं इस्तिंबाती शुमारियात। इस्तिंबात का मतलब किसी चीज को अक्स करना, तो इसका ताल्लुक दो या दो से ज्यादा मुतगय्यरात के माबैन उमूमी तासुरात की पैमाइश के लिए जब कोई ख़ास तजर्बा वज़ा करने के लिए इस्तिंबाती शुमारियात का इस्तेमाल होता है तो इस्तिंबाती शुमारियात का ख़ास मकसद आदादो शुमार के इस्तेमाल और तर्जुमानी की बुनियाद पर नताइज अक्स करना होता है। ठीक है, इस्तिंबात का मतलब ही अक्स करना हो गया। अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम कितने जावियों से कितने तरीक़ों से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।